नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज लांबा आप सभी का स्वागत करता हूं एमएल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस के कुछ नए प्रश्नों को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएल एकेडमी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अगर आपने इसे डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर बहुत जल्द जीके जीएस का ऑनलाइन कोर्स मेरे द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिसके रजिस्ट्रेशन 20 सितंबर से शुरू होंगे। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। इसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, साइंस, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के 5000 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें मैं हर क्वेश्चन के बारे में बहुत ही गहराई से आपको डिटेल भी बताऊंगा। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। 20 सितंबर से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हैं। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके स्टोर में जाकर इस बैच को परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और दूसरा है दुधवा टाइगर रिजर्व, और तीसरा जो हमने इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। पूरे भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में स्टार्ट हुआ था। भारत का पहला जो टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड के नैनीताल में है। और कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कैलाश सांखला। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर्स की संख्या किसी एक राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कुल 526 टाइगर्स हैं। तो यह आपको सारी डिटेल जो है वो ध्यान रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो कार्डियोलॉजिस्ट की बात यहाँ पर की जा रही है कि महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम आपने बताना है जिनका निधन हो गया। तो ये हैं डॉक्टर एस पद्मावती। तो डॉक्टर एस पद्मावती का अभी 29 अगस्त 2020 को निधन हो गया है। और ये ऑल इंडिया हार्ट फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष भी रही हैं। ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद है, शिपकिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो शिपकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। इस दर्रे के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये दर्रा जो है, शिपकिला दर्रा, ये तिब्बत और शिमला के बीच का मार्ग उपलब्ध कराता है। तो तिब्बत को शिमला से जोड़ता है। इस प्रकार से भी आपको एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिल सकता है। और इसी दर्रे से सतलुज नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल जो इसी दर्रे से जुड़ा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चीन के साथ हमारा व्यापार 3 दर्रों से होता है, जिसमें एक तो शिपकिला है जो हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा एक नाथुला दर्रा है जो सिक्किम में है, और एक लीपू लेक दर्रा है जो उत्तराखंड में है। तो लीपू लेक दर्रा, नाथुला दर्रा और शिपकिला दर्रा तीनों जो हैं भारत और चीन के बीच के व्यापार में प्रयोग किए जाते हैं। दर्रे जो होते हैं उसे इंग्लिश में पासेज कहते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में ये स्थित होते हैं और इनसे जो है पहाड़ को पार करना बड़ा आसान होता है। इसलिए इन्हें पर्वतों में स्थित प्राकृतिक मार्ग भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन चुने गए? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं अविक सरकार। तो नए चेयरमैन हैं अविक सरकार। इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है। अगर हम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो 27 अगस्त 1947 को पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रजत शर्मा का।
तो ये फेमस एंकर हैं, इनका एक शो आता है आपकी अदालत। और इसके अलावा रजत शर्मा जो हैं DDCA के अध्यक्ष भी हैं। तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन DDCA के अध्यक्ष भी हैं रजत शर्मा, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नीना मल्होत्रा किस देश में भारत की राजदूत हैं? तो ये इटली में भारत की राजदूत हैं, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई देश कॉमनवेल्थ का सदस्य है तो उन देशों में भारत के द्वारा हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है, न कि राजदूत की। और अगर कोई देश कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं है तो वहाँ भारत के द्वारा राजदूत की नियुक्ति की जाती है। हाई कमिश्नर या राजदूत दोनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर इटली की बात करें तो ये यूरोपीय देश है, इसकी मुद्रा है यूरो और इसकी राजधानी है रोम, जो कि ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, रोम। इसके बाद है, देश में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में यानी पब्लिक सेक्टर में कुल कितने वाणिज्यिक बैंक हैं? तो कुल 12 वाणिज्यिक बैंक जो हैं कॉमर्शियल बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब है जिसमें जो मेजर हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, भारत सरकार के पास उस बैंक की मुख्य हिस्सेदारी है। इसका मतलब है कि वो बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो वर्तमान में 12 बैंक इस प्रकार के हैं। भारत में बैंकों का रेगुलेटर है RBI और RBI के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास जो हैं ये RBI के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का सबसे उत्तम स्रोत है? तो यहाँ पर LED का ऑप्शन C ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो LED लाइट जो है वो बहुत कम बिजली का प्रयोग करके ज़्यादा मात्रा में रोशनी प्रदान करती है। LED के फुल फॉर्म की अगर बात करें, कॉमनली ये एग्ज़ाम में आ जाता है, तो लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड ये LED का फुल फॉर्म है। भारत सरकार ने किफ़ायती दाम पर LED जनता तक पहुंचाने के लिए एक स्कीम लॉन्च करी है जिस स्कीम का नाम है उजाला। तो उजाला स्कीम के तहत भारत सरकार सस्ते दाम पर LED बल्ब उपलब्ध कराती है। और मैं आपको बता दूं कि केरल सरकार ने एक मिशन चलाया है जिसका नाम है फिलामेंट फ्री मिशन। अर्थात केरल सरकार चाहती है कि केरल में बल्ब और जो CFL हैं उनके बजाय LED लाइट्स का उपयोग हो ताकि बिजली की बचत की जा सके, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष। तो अभी अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ये BJP के नेता हैं, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं। अगर हम दुष्यंत चौटाला की बात करें तो ये अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि टेबल टेनिस अगर हमसे पूछा जाए तो दुष्यंत चौटाला और टेनिस पूछा जाए तो अनिल जैन। और जो नेशनल टेनिस एकेडमी है वो गुरुग्राम में स्थित है, ये भी आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। इसके बाद है, IPC की धारा 124(1) का संबंध है। तो 124A जो 1 है ये संबंधित है राष्ट्रध्रुव से। तो इसका D ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो IPC का मतलब है इंडियन पीनल कोड और ये 1860 में लागू हुई थी। इसको तैयार किया था IPC को लॉर्ड मैकाले ने। ये भी आपको ध्यान रखना कि लॉर्ड मैकाले ने IPC को तैयार किया था। और यहाँ पर अगर बात करें समलैंगिकता की, होमोसेक्सुअलिटी की, तो सेक्शन 377 IPC का जो सेक्शन 377 है वो समलैंगिकता से संबंधित है और इसे जो है इनवैलिड करार किया था सुप्रीम कोर्ट ने। जालसाजी से संबंधित है सेक्शन 420। तो अगर आप पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए IPC के सेक्शन इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम में
पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है आदित्य L1 किसके अध्ययन के लिए इसरो का पहला मिशन है? तो ये सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो का पहला मिशन है और इसरो ने इसे जनवरी 2022 में लॉन्च करने का प्लान बनाया है। इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान, जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, के सिवान को। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि दुनिया का जो सूर्य के अध्ययन का पहला मिशन था वो पार्कर प्रोब था। पार्कर प्रोब, प्रोब का मतलब है छानबीन। तो पार्कर प्रोब मिशन नासा का मिशन था और ये नासा ने 2018 में लॉन्च किया था। ये भी आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मलेरिया किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो इस सवाल में काफ़ी बच्चे गलती करते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे इसमें मादा एनाफ्लीज मच्छर का आंसर जो है वो टिक करते हैं कि जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है उसके द्वारा मलेरिया होता है। तो ये सही नहीं है। मादा एनाफ्लीज मच्छर केवल मलेरिया के प्रोटोजोआ की वाहक है। तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है, पैरासाइट के द्वारा होने वाला रोग है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो कौन से प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है? तो प्लाज्मोडियम उस प्रोटोजोआ का नाम है और इस प्लाज्मोडियम को मानव शरीर के अंदर इंजेक्ट करने का काम करती है मादा एनाफ्लीज मच्छर। अगर हम मलेरिया की बात करें तो इसमें आरबीसी की संख्या काफ़ी तेज़ी से गिर जाती है और भारत सरकार ने पूरे भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य 2030 तक के लिए निर्धारित किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी नदियां हैं उसमें 3 नदियां ऐसी हैं जो भारत के बाहर से ओरिजिनेट होती हैं, जिनके नाम मैं अभी लिख रहा हूं, सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखें कि ये तीनों रिवर्स जो हैं ये भारत के बाहर से उद्गमित होती हैं और उसके बाद भारत से होकर ये बहती हैं। तो ये तीनों नदियों में से आपने ऑप्शंस में देखा कि सतलुज जो है वो दिया हुआ है। तो सतलुज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि सतलुज का उद्गम भारत में नहीं है। इससे पहले हमने ये पढ़ा कि सतलुज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है शिपकिला दर्रे से। तो यहाँ से भी ये साबित होता है कि ये नदी जो है भारत से नहीं निकलती, भारत के बाहर से निकलती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है विश्व का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर कहाँ खुला? तो ये खुला सिंगापुर में। तो एप्पल जो है इसके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। एप्पल यूएसए की कंपनी है, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और एप्पल जो है हाल ही में 2 ट्रिलियन मूल्य वाली 2 ट्रिलियन डॉलर मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई। अर्थात ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है संविधान संशोधन से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है आर्टिकल 368 में और इसे हमने दक्षिण अफ्रीका से अडॉप्ट किया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। और मैं आपको बता दूं कि आपातकाल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से 360 में बताया गया है। चुनाव आयोग के बारे में 324 में वर्णित है आर्टिकल 324 और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 में वर्णित है। तो आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद है विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 जुलाई को। प्रतिवर्ष 16 जुलाई को जो है विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी, तो ये है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी बन गई है अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाली।
इसका जो रॉकेट है उसका नाम है फाल्कन हैवी और इस कंपनी के संस्थापक हैं एलन मस्क, जिनकी एक कंपनी और है टेस्ला जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाती है टेस्ला। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक ब्लू ओरिजिन ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस का नाम आप सबको पता होगा कि अमेज़ॉन के संस्थापक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं इस समय ये। इसके बाद है 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस पर किस मंत्रालय ने आई कमिट नामक अभियान शुरू किया। तो ये मैं आपको बता दूं कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार 1974 में 1974 में पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो इस बार ऊर्जा मंत्रालय ने एक अभियान शुरू किया है आई कमिट। तो ऊर्जा मंत्री हैं आर के सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। आर के सिंह हमारे ऊर्जा मंत्री हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं सदानंद गौड़ा। वित्त मंत्रालय जो है वो निर्मला सीतारमण के पास है और रेल मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है। इसके बाद है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था पहले संशोधन के द्वारा। तो हमारा संविधान में जो पहला संशोधन हुआ वो 1951 में हुआ और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी और उसके बाद 9, 10, 11, 12 अनुसूचियों को जोड़ा गया संशोधनों के द्वारा। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया पहले संशोधन के द्वारा। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधारों और भूमि के अधिग्रहणों से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है भारत में खनिजों की खोज तथा मानचित्रीकरण के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है। तो इसका आंसर है डी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन है वो ब्रिटिश काल में 1851 में किया गया था। उस समय इसको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था कि रेलवे के लिए कोयला भंडारों की खोज करना। तो ट्रेन सर्विस शुरू हो चुकी थी और पहले ट्रेन कोयले से चलती थी। तो उस समय कोयले की खोज के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और वर्तमान में भी ये भारत में खनिजों की खोज और मानचित्रीकरण के लिए मुख्य संस्था है। इसके बाद है कोविड-19 से बचने के लिए नेविगेट द न्यू नॉर्मल अभियान किसने लॉन्च किया। तो ये अभियान लॉन्च किया नीति आयोग ने। नीति आयोग के अगर बारे में बात करें तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हुआ। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं और इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 कोरोना वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम है जो WHO ने निर्धारित किया है, कोविड-19। तो इसका मतलब है कोरोना वायरस डिजीज़। और 19 इसलिए आया क्योंकि 2019 में इसका पहला केस चीन के वुहान में डिटेक्ट हुआ। और मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस का भी एक ऑफिशियल नाम है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जो है SARS-CoV-2। तो SARS-CoV-2 ऑफिशियल नेम है कोरोना वायरस का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था। तो आप ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लें प्ले स्टोर से और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जनरल स्टडीज़ के कारण आप अपना सिलेक्शन नहीं खोना चाहते, तो आप मेरे द्वारा शुरू किए जाने वाले बैच से ज़रूर जुड़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।